हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में हम लोग आपके लिए ला रहे हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मटेरियल्स कहाँ से प्रोक्योर करते थे और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। बट बिफोर स्टार्टिंग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसे इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल नॉलेज के पर्टिकुलर वीडियोस मिलते रहें और उन्हें उनके नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आवर पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते थे और कैसे करते थे। As is obvious, a variety of material was used for craft production. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि इस तरीके से हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरा फ्रेम होता है. While some such as clay were locally available, many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आप रीजन देखोगे तो आपको इंडस और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगी कि एक एल्यूवियल प्लेन में, एल्यूवियल यानी कि फर्ट एक पूरा फर्टाइल प्लेन में, फर्टाइल ग्राउंड्स में आपको मैदानों में देखने को मिलेगी. बट यहाँ पे आपको क्ले तो इजीली मिल जाता है जिससे आप टेराकोटा स्टेच्यू बना सकते हो. लेकिन बहुत सारी क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि बीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, टिम्बर टिम्बर यानी लकड़े का इस्तेमाल किया जाता है और मेटल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एलुवियल प्लेन में नहीं देखने को मिलते थे. अब इसके लिए वो लोग क्या करते थे? इसके लिए वो लोग प्रोक्योर करते थे किसी और पर्टिकुलर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से, राइट? Terracotta toy models of bullock cart suggest that this was one of important means of transporting goods and people across the land routes. ठीक है, हमें एक ऐसा टेराकोटा स्ट्रक्चर मिला है बुलॉक कार्ट का जिससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन स्ट्रीम व्हीकल रहा होगा उन दौरान में. Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used. ठीक है, आज भी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इनलैंड वाटरवेज का प्रपोज कर चुकी है. ठीक है, बहुत सारे रिवर्स पे वाटरवेज बनाना तय हो चुका है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो भैया ये पहले से ही चल रहा था. वो अपनी रिवर्स को यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्योरमेंट यहाँ पे किया जाता था. Let's begin with the 6.1 number, that is material from subcontinent and beyond. मतलब कि मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में से और कहीं बाहर के प्रदेश में से यहाँ पे प्रोक्योर किया जाता था. द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज. बहुत सारे तरीके से ये हड़प्पन्स जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे मटेरियल प्रोक्योर करते थे. जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर इंस्टेंस दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर शेल वाज अवेलेबल. हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि नागेश्वर एंड बालाकोट, बालाकोट आज के पाकिस्तान का एरिया हुआ आया हुआ है और नागेश्वर आपका जो गुजरात का एरिया है वहां पे आया हुआ है. मैं आपको मैप में भी एक बार दिखा देता हूँ. ठीक है, आपका जो मैप वन है उसमें आपको दोनों प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे. ये रही मैप वन जिसमें आपका यहाँ पे आपको बालाकोट देखने को मिल गया और यहाँ पे आपको नागेश्वर देखने को मिल गया. अब ये दोनों शहर ऐसे थे, ऐसे टाउन्स थे जो कि कोस्टल रीजन में आए थे. ठीक है, इसके बाजू में आपको दिख रहा होगा समंदर है, इसके बाजू में भी आपको समंदर है. अब ये कोस्टल रीजन में बालाकोट और नागेश्वर को स्पेसिफिकली डिजाइन करके बनाया गया था इन लोगों के द्वारा ताकि यहाँ से जो है आप शेल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर सको, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सको. अदर सच साइट वॉज शोर्तुगोय. अब शोर्तुगोर ये आपके अफगानिस्तान का पार्ट है जहां से आपको लापिस लजुली करके एक ब्लू स्टोन मिलता था जो कि बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन था उस दौरान. जैसे आज के टाइम में कोहिनूर है वैसे लापिस लजुली हुआ करता था जो कि शोर्तुगय, जो कि अफगानिस्तान में आया हुआ एक टाउन है, वहां से हमें प्राप्त होता था. गाइज यहाँ पे जो भी यूपीएससी जीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये खास मैं कह दूं कि ऐसे छोटे मोटे टाउन्स का नाम याद रख लेना, उनकी लोकेशंस याद रख लेना कभी, क्योंकि कभी मैच द फॉलोइंग में वो आपको देखने को मिल जाएगा. राइट, शोर्तुगे कहाँ पे आया हुआ है? अफगानिस्तान में आया हुआ है, डोंट फॉरगेट. और वहां से क्या मिल रहा है आपको? लापिस लजुली, जो कि एक ब्लू कलर का स्पेशियस स्टोन है. ठीक है, देन अगर बात करें लोथल की जो कि गुजरात में आया हुआ है, तो लोथल वॉज अ नियर सोर्स ऑफ
कार्नेलियन, जहाँ से हमें कार्नेलियन कर का एक रेड प्रेशियस स्टोन मिलता था। ठीक है, भरूच से भी हमें ये पाया जाता था, लेकिन लोथल से भी पाया जाता था। देन आपका स्टीएटाइट, स्टीएटाइट हम लोगों ने देखा था एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, जो कि हमें साउथ राजस्थान या नॉर्थ गुजरात से मिल जाता था। एंड देन आपको मेटल की बात करें तो मेटल आपके राजस्थान के कुछ सेटलमेंट्स में से देखने को मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली नोट्स बना सकते हो कि भाई आपको जो शेल है वो शेल कहाँ से मिला। शेल आपको नागेश्वर एंड आप कह सकते हो कि बालाकोट से मिलता था। देन आपका जो लापिस लजुली है वो लापिस लजुली आपको मिलता था कहाँ से, शोरदुगोई में से। देन आपको यहाँ पे कार्नेलियन कहाँ से मिलता था, तो लोथल या भरूच या गुजरात में से मिलता था। देन आपको मेटल की बात करें तो मेटल आपको मिल जाती थी आपके राजस्थान से। देन आपको जो स्टीएटाइट है, स्टीएटाइट जिसको सीमेंट के तौर पे थोड़ा कंक्रीट लेवल बनाने के लिए यूज किया जाता था, वो आपको साउथ राजस्थान या तो नॉर्थ गुजरात से मिल जाता था। Another strategy for procuring the raw materials may have been to send expedition to areas such as खेतरी region of Rajasthan। ठीक है, एक्सपेडिशंस यानी कि ऐसे एक पूरे आप कह सकते हो कि 10-15 लोगों के ग्रुप को भेजना जो वहां पे जाके कॉपर का कॉपर से फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करें। ठीक है, कि राजस्थान के जो एरिया है वहां पे 10-15 लोगों का एक पूरा ग्रुप भेजा होगा एज इन पार्ट ऑफ देयर एक्सपेडिशंस कि भाई आप खेतरी रीजन में जाओ और वहां से कॉपर को प्रोक्योर करने का कुछ स्ट्रेटेजी ढूंढ के आओ और उसका परमानेंट सॉल्यूशन लेके आओ। ऐसे एक्सपेडिशंस भेजे करते थे। जैसे राजस्थान में भेजा कॉपर के लिए, साउथ इंडिया में भेजते थे फॉर गोल्ड पर्पस। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये लोग अपना प्रोक्योरमेंट किया करते थे। दिस एक्सपीडिशंस एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज। गाइस एक क्या, एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए कि ऐसे एक्सपेडिशंस भेजने से आपके जो लोकल रूलर्स के साथ जो संबंध होते थे, लोकल कम्युनिटी के साथ जो रिलेशंस होते थे, वो बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाते थे। ठीक है, और उससे आपके पर्टिकुलर रिलेशंस को, इंटरनेशनल रिलेशन को ज़्यादातर बूस्टअप एनर्जी मिलती थी। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टीएटाइट माइक्रोबीट्स इन दिस एरियाज आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसे एरियाज में मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर का एरिया था, वैसे बाहर के एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ही बीट्स मिलना, स्टेटाइट मिलना, ये उस पर्टिकुलर चीज को दर्शाता है कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो रिलेशंस होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। इसीलिए दोनों के बीच में खरीद विक्रय का प्रोसेस भी कभी ना कभी रही होगी। There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpura culture with its distinctive non-Harappan pottery and unusual wealth of copper objects. It is possible that inhabitants in this region supplied copper to the Harappans. ठीक है, राजस्थान में जो खेतरी एरिया आया हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उस दौरान मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन राजस्थान के एरिया में आपको दिख जाता था गणेश्वर या ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर। ठीक है, अब ये जो ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर के लोग थे उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अच्छा संबंध था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट इस बेसिस पे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको नॉन हड़प्पन पोटरीज मिली है। नॉन हड़प्पन पोटरी मिली, ऐसी पोटरी जो हड़प्पा से अलग है। एंड साथ ही साथ बहुत ही अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे मात्रा में आपको कॉपर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हीं के थ्रू ये ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर के पास से ही कॉपर को प्रोक्योर किया होगा, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कॉपर के सिमिलर काइंड ऑफ स्टोन्स या स्टीएटाइट के प्रोक्योरमेंट की। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कांटेक्ट विद डिस्टेंस लैंड। ठीक है, हड़प्पन्स का जो दूसरे कल्चर्स के साथ जो रिलेशंस था, उसका कांटेक्ट था, वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं कि कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। ठीक है, ऑन द साउथ ईस्टर्न टीप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि भाई हड़प्पन्स ने ना सिर्फ राजस्थान के खेती डिस्ट्रिक्ट में से बल्कि बहुत सारा कॉपर उन्होंने ओमान के पास से भी मंगाया हुआ था। अब ये आप देखिए कि ओमान की बात आई तो ये आपका पूरा मेलुहा जो आपको दिख रहा है, मेलुहा मेसोपोटामियन सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज किया गया एक वर्ड है। ठीक है, तो वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेलुहा कहते थे। तो इसलिए आपको यहाँ मैप में मेलुहा देखने को मिल जाएगा। अब मेलुहा का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है आपका सुक्त गैंडोर। ठीक है, ये सुक्त गैंडोर है। अब यहाँ से माना जाता है कि ओमान
ये जो आप मागन करके एरिया देख रहे हो, ये आज के अरबियन पेनिनसुला के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। ये मगन जो है, ये आपको यहाँ पे बताया जाता है कि ओमान का पार्ट यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सीवेज के थ्रू रिलेशंस रहे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड हुए होंगे, और उसी के बेसिस पे माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ओमान के पास से भी बहुत सारा कॉपर जो है उस दौरान यहाँ पे ट्रेड में के थ्रू लिया होगा, परचेस किया होगा, राइट। सेकंड माना जाता है, chemical analysis have also shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. ठीक है, जो हमें ओमान में से कॉपर मिला है और जो हमें हड़प्पन एक्सकवेशन के दौरान जो कॉपर मिला है, दोनों ही कॉपर में आपको निकल के ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। अब दोनों में अगर आपको सेम ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं तो सीधी सी बात है, उसका जो प्रोडक्शन होगा, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो कहीं ना कहीं सेम जगह पे हुआ होगा। तो इसीलिए हमें थोड़ी एक थियोरी ये भी है कि आपका ये कॉपर आपके ओमानी कॉपर से ही यहाँ पे प्रोक्योर किया गया होगा। There are other traces of contact as well. A distinct type of vessel, a distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani site. ठीक है, अब ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, आपके बाजू में जो आपको एक पूरा जार देखने को मिल रहा है, ये जार आपके जो लैंग्वेज डिनोट करता है, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं सिमिलर है जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज थी उनसे। और ये जार हमें कहाँ पर मिला दोस्तों? ये जार हमें ओमान में से मिला हुआ है। ठीक है, ये जार जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जार है, जो उसकी लैंग्वेज डिनोट करता है, वो अगर हमें ओमान में से मिला हुआ है तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि यार कहीं ना कहीं ये जो जार होगा, ये जो ओमान में किसी ने प्रोक्योर किया होगा, उन्होंने हड़प्पन से प्रोक्योर किया होगा। तो सीधी सी बात है कि हड़प्पन्स एंड ओमानीज के बीच के जो रिलेशंस होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, ट्रेड रिलेशन उन दौरान बहुत ही नरिश्ड हुए होंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी ये माना जाता है कि भाई ओमानी सभ्यता और हड़प्पन सभ्यता के बीच में भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिलेशन देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि इस जार में, इस वेसल्स में क्या लाया जाता था, बट इट इज पॉसिबल दैट हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दिस वेसल विथ ओमानी कॉपर। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, ये पैसे वैसे वाली बात तो अभी आई, तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि भाई ओमानी कॉपर के बदले में हड़प्पन्स ने अपना ये जार जो है वो उन्हें एज इन पार्ट ऑफ बार्टर सिस्टम प्रोवाइड करवाया हो सकता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट datable to the 3rd millennium BCE, referred to copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman, and interestingly enough, copper found at Mesopotamian sites also contains traces of nickel. गाइज एक और बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट, ठीक है, मेसोपोटामियन लिटरेचर जो आपको 3 सदी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व तीसरी सदी में आपको लिखा हुआ माना जाता था, ऐसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी आपको देखने को मिलता है कि भाई कॉपर को प्रोक्योर किया जाता था। मगन करके एक पूरा सभ्यता थी वहां से, और ये मगन सभ्यता का जो नाम है, मागन सभ्यता का जो नाम है, वो यहाँ पे ओमान के लिए यूज किया गया है। और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वहां से मेसोपोटामिया से जो हमें यहाँ पे आपका कॉपर मिला है, उसमें भी आपको निकल के ट्रेसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे मेलुहाज हड़प्पन साइट में से आपको निकल के ट्रेसेस मिले थे, कॉपर में से निकल के ट्रेसेस मिले थे, वैसे ही ट्रेसेस आपको मेसोपोटामिया के कॉपर में से भी मिले हैं। और ये दोनों के दोनों मेसोपोटामिया में तो ऐसा तक कहा जाता है कि भाई ये कॉपर हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, मागन करके सभ्यता थी वहां से। और ये मगन सभ्यता कहाँ थी? ये मागन सभ्यता ओमान में थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ओमान, मेसोपोटामिया एंड मेलुहा हड़प्पन सिविलाइजेशन तीनों कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, और तीनों के तीनों सिविलाइजेशन के बीच में कॉमन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस चलते थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ इजीली डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे 4 सभ्यता आपको दिखाई गई है इस पर्टिकुलर फोटो में।
एक आपकी मेलुहा यानी हड़प्पन सभ्यता, एक तुर्रान यानी आपकी ईरानी सभ्यता, एक मेसोपोटामिया यानी आपकी इजिप्ट वाला जो मेसोपोटामिया जो पूरा ग्रीस और वो पूरा जो आपका अरबियन पेनिनसुला की आपकी जो सभ्यता है उसकी बात आ गई। एंड मगध सभ्यता यहाँ पे यानी कि ओमान वाली सभ्यता जो थी। ये चार सभ्यता के इंटरनल रिलेशंस रहे होंगे, ट्रेड एंड बिजनेस के रिलेशन रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। आगे देखते हैं क्या कहा जाता है कि भाई other archaeological findings also suggestive for long distance concept, including Harappan seals, weights, diets, beads. In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mention contact with region named Dilmun. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हड़प्पन सभ्यता के जितने भी ऐसे सारे सील्स थे, वेट्स थे, डाइस थे, वो हमें कहीं ना कहीं जो है आपके मेसोपोटामियन संस्कृति में, ओमानी संस्कृति में, और साथ ही साथ वही के डाइस, वहाँ के सील्स हमें कहीं ना कहीं हड़प्पन सभ्यता में भी देखने को मिल गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये जो सील आपको देखने को मिल रहा है जो कि सिलेंडर सील है, ये पूरा उसका ओरिजिनल फोटो है, ये उसको ओपन करके बनाया गया है। दिस इज अ सिलेंडर सील टिपिकली ऑफ मेसोपोटामिया, बट द हम्प्ड बुल मोटिफ ऑन इट अपीयर्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इंडस रीजन। यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा जो आपको सील देखने को मिल रहा है उसमें आपको ये एक बुल की आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, बुल का पिक्चर देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही बुल का पिक्चर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया में ऐसे बुल का होना, मेसोपोटामिया की सील पे ऐसा बुल का मिलना, कहीं ना कहीं ये चीज डिनोट करता है कि उनका कांटेक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन से था। और हड़प्पन सोसाइटी कैसे काम करती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे प्रिवेलेंस रखती है, ऐसा मेसोपोटामियंस को पता था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बुल था, जिसे एग्रीकल्चर या उसका डिनोशन में माना जाता था, उसके सिग्निफिकेशन में माना जाता था, उन्हें कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया ने भी अपनाया हुआ है अपने कल्चर में। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक डिनोट होती है। इसके साथ साथ मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है, यानी कि मेसोपोटामिया से जो हमें टेक्स्ट बरामद हुए हैं, उसमें बहुत सारे रीजन्स के साथ मेसोपोटामियन सभ्यता के कॉन्टेक्ट देखने को पाए गए हैं। ऐसी सभ्यताओं में सबसे पहले एक नाम आता है दिलमुन। दिलमुन यानी आज का बहरीन। ठीक है, बहरीन के साथ मेसोपोटामिया के संबंध थे। देन मगन एंड मेलुहा। मगन डेफिनेटली आपके ओमान के लिए यूज किया गया था। मेलुहा पॉसिबली हड़प्पन रीजन के लिए यूज किया गया था। राइट। दे मेंशन दे दे यानी आपके मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कार्नेलियन, लापिस लजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड। ठीक है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट ये कहते हैं कि हम लोग मेलुहा से, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कार्नेलियन जो कि लोथल में मिलता है, याद रखना दोस्तों, लापिस लाजुली जो सोर्टुगोई में मिलता है, अफगानिस्तान, अगेन पार्ट ऑफ आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड, वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से, मतलब कि मेलुहा से क्या करते थे, प्रोक्योर करते थे। मेलुहा के बारे में मेसोपोटामियन में एक मिथ है। ठीक है, ऐसे एक मान्यता है। मेसोपोटामियन सभ्यता में ऐसा एक माना जाता था, एक ऐसा लाइन उन्होंने मेलुहा के लिए यूज की थी कि भाई, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। ठीक है। हाजा बर्ड मेसोपोटामिया के लिए हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कुछ पवित्र बर्ड बर्ड माना जाता होगा, कुछ वेल्थ का बर्ड माना जाता होगा। और वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मे दिस बर्ड कॉल्ड इन हर्ड इन रॉयल पैलेस, मतलब कि आपका ये जो पक्षी है, आपका ये जो हाजा बर्ड है, खुदा करे कि वो आपके रॉयल पैलेस में उसे स्थान मिले। ये हाजा बर्ड कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि दोनों के बीच के जो रिलेशन होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, जो दोनों के बीच में शांति और सभ्यता का व्यवहार होगा, ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे, दोनों के बीच में सोशल डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं होंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ही अच्छे रहे होंगे। और साथ ही साथ मेलुहा की जो रिचनेस है, ये जो मेलुहा की रिचनेस को यहाँ पे उन्होंने हाजा बर्ड से डिनोट किया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि भाई, आपकी ये जो रिचनेस है, वो रिचनेस ऐसे ही फलती रहे, ऐसे ही फूलती रहे, और आपकी जो सभ्यता है वो ऐसी ही बरकत बनी रहती रहे। ऐसा ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट हमारे मेलुहा के बारे में, मेलुहा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में
कहते थे। अब सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक्स दैट हाजा बट वॉज द पीकॉक, ठीक है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि हाजा बर्ड है ये वो आपके पीकॉक से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मतलब कि वो पीकॉक को ये लोग हाजा बर्ड कहते थे। लेकिन दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि हाजा बर्ड अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? जो मैंने आपको बताया वो सेंस होनी चाहिए, या किसी भी ऐसा कोई पक्षी होगा जिसे वो लोग हाजा बर्ड कहते होंगे, ठीक है। सो आप इस चीज़ के बारे में मुझे बताइए। वो लोग कहते थे, मेसोपोटामियन कहते थे कि आपका हाजा बर्ड है उसे रॉयल पैलेस में स्थान मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो हमें यहाँ पे डिनोट करते थे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसका क्या मतलब निकालेंगे, हाजा बर्ड का स्थान रॉयल पैलेस में होना चाहिए, उसका मतलब आप क्या निकालेंगे? इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विथ ओमान, बहरीन और मोसोपोटामिया वॉज बाई सी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भाई उस दौरान जो है आप अगर ये मैप देखोगे, आप अगर ये मैप देखोगे आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये आपका जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, और ये जो आपका मागन है, ये तीनों के तीनों सभ्यताएं ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं लैंड और आपके सी से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि दो चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेलुहा का जो मागन के साथ रिलेशन है वो सी से बंधा हो, सी से यहाँ पे आपका मतलब कि पानी के व्यापार, पानी के ट्रांसपोर्टेशन से सी वेज के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ हो। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि मेसोपोटामियन के साथ साथ भी हमारा रिलेशन लैंड थ्रू वेज थ्रू एस्टेब्लिश हुआ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज आपकी मानी जाती है कि कहीं ना कहीं सी एक्सकवेशन के थ्रू ही यहाँ पे आपके मेसोपोटामिया, मगन, बहरीन जैसे जो आपकी जो सभ्यताएं हैं उनसे रिलेशन हमारे सी वेज के थ्रू एस्टैब्लिश हुए हैं, राइट। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बात कही गई कि भाई ओमान, बहरीन, मेसोपोटामियन से हम लोग जो है एस्टेब्लिश किया सी वेज के थ्रू रिलेशंस, वो ऐसा क्यों कहा जाता है इसका एक प्रूफ आपको मेसोपोटामियंस में से सभ्यता में से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनके टेक्स्ट कहते हैं कि भाई मेलुहा के लोग सी फेरर्स थे, ठीक है। मेलुहा इज द लैंड ऑफ सी फेरर्स, मतलब कि मेलुहा जो है वो समुद्री व्यापारियों का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। समुद्री व्यापारियों का प्रदेश कब कहा जाता है? जब वहाँ के समुद्री व्यापारी लोग अलग अलग एक्सकवेशंस के थ्रू, एक्सपीडिशंस के थ्रू अलग अलग नेशंस में जाते थे, सिविलाइजेशन में जाते थे, और वहाँ पे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते थे, तभी तो उसे लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया होगा ना। तो इसीलिए ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें सी वेज के थ्रू एक्सपीडिशंस करना बहुत ही आम बात थी, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, जैसे पोर्टुगीज ने किया था, जैसे डच प्रजा ने किया था मिडिवल इंडिया के दौरान। वैसे ही मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री के दौरान, वैसे ही आप कह लो कि हम लोग, हमारा इतिहास भी, हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो भी सी वेज के थ्रू वहां पे लेके गए थे, ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट द पॉइंट्स लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि ये जो आपके सामने ये गोल पर्शियन एक सिक्का आपको देखने को मिल रहा होगा। द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम कैरीज हड़प्पन मोटिव्स। इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमुन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देखिए गाइस ये बहुत ही कॉमन बात नहीं है। दिलमून यानी कि बहरीन, बहरीन जो कि एक आइलैंड देश है, ठीक है। आइलैंड देश में ऐसे सिक्कों का मिलना, और ऐसे सिक्कों में भी आपके बुलोक का होना, ये दिखाता है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कल्चर होगा उसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ तक फैला होगा। कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी एक एनिमल को उन लोगों ने अपने सिक्कों में स्थान दे रखा था उन दौरान, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। तो आप समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होगी, जो कल्चरल डिप्लोमेसी होगी, वो कितने हाईएस्ट लेवल के ऑनर पे फ्लरिश हुई होती है, उस फ्लरिश हुई होगी उस दौरान। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दिलमुन के वेट्स में, दिलमुन यानी कि बहरीन के जो भी वेट्स थे तौल माप के, उसमें आपको जो है हड़प्पन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए माने जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हड़प्पा में जो स्टैंडर्ड्स थे वेट्स के, वही स्टैंडर्ड्स दिलमुन में थे, ठीक है। तो ये आप देखो कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन लोगों ने हड़प्पन सभ्यता के जो वेट्स हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि जो हड़प्पन सभ्यता थी उसकी रिचनेस कितनी होगी, उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी होगी उस दौरान, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमें ऐसी सील मिली है, ठीक है, ऐसी ऐसी सील मिली है जिसके ऊपर आपको बोट देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर आपको
बोट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे कोई एक एनिमल का यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक बर्ड उड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऊपर भी कोई दो पैर वाला एनिमल, जो कि थोड़ा बहुत आपके कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई चार पैर है, माफ कीजिएगा, दो पैर नहीं, चार पैर है, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। मतलब कि आपके कहीं ना कहीं आपके मगर के बारे में, जो कि आप कह सकते हो कि जो आपका क्रोकोडाइल है, उसी कुछ सिचुएशन, उसे कुछ ऐसा कुछ आकृति यहाँ पे आपको डिपिक्ट करती है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से बोट और उसके ऊपर ये क्रोकोडाइल का होना कुछ ना कुछ चीज डेफिनेटली यहाँ पे डिनोट करता है कि बोट होना, यानी कि वो लोग सी की वेज के थ्रू एक्सपीडिशंस में मानते थे, उनको पता था कि सी फेयर किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल का होना यहाँ पे ये भी डिपिक्ट करता है कि वो लोग शायद क्रोकोडाइल का शिकार करना जानते थे, या क्रोकोडाइल को जानते हैं मतलब अगेन उसका शिकार करना जानते होंगे, या उससे डिफेंस होना जानते होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डेपिक्ट दैट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग को का सिर्फ ना सिर्फ इंडस वैली में, बल्कि आपके जो है दूसरे जो आपके सिविलाइजेशंस थे, जैसे कि दिलमुन हो गया, आपका ये हो गया मगन हो गया, तुर्रान हो गया, देन आपका मेसोपोटामियन हो गया, उस पर्टिकुलर सभ्यताओं के साथ कांटेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कि भाई किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे मटेरियल को प्रोक्योर किया, कहाँ कहाँ से प्रोक्योर किया, और साथ ही साथ उन लोगों के एक्सपीडिशंस कहाँ कहाँ गए थे, कौन सी सभ्यताओं के साथ उनके फर्दर रिलेशंस थे, इंटरनेशनल रिलेशंस थे, ठीक है गाइस। तो आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। उससे पहले मैं आप लोग सब लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और डेफिनेटली इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और आपके फ्रेंड्स को और हमारी जनता को मिलते रहें विथ वेरी मच डिटेलिंग, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।